सभी धर्म के लोग करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सभी धर्म के जो मालिक हैं, मौला मौलवी हो या फादर पादरी हो, सभी मनुवादी हैं। तो उनका कहना है कि हम भारत में मालिक है और आप कौन है सब, तो आप सिर्फ 2 जून के रोटी का आपको अधिकार है और आप सब हमारे गुलाम हैं। और मनुवादी ने रामायण दिखाया, महाभारत दिखाया, तो बाहर कर्फ्यू लगता था, सब लोग घर में बैठ के रामायण महाभारत देख रहे थे। तो मैंने तब बोला था, मैं जज था बम्बई हाईकोर्ट का, कि ये वर्ण व्यवस्था वापस लाने का प्रयास है। तो उन्होंने उसका परिणाम बाबरी मस्जिद गिराई, उसका परिणाम अहमदाबाद के दंगे हुए, उसका परिणाम मोदी सत्ता में आया, 18 बॉम्ब स्फोट करे, उनके पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी उसमें आरोपी है, तो भी उनको धक्का नहीं लगा। उसके बाद 2013 से मोदी ने जो देश के सामने झूठ बोलने का, मीडिया भी हाथ में लेने का प्रयास हुआ और सब मनुवादी और मनीवादी ताकतें एक साथ आ गई। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश के जो हालात चल रहे हैं और उन हालातों पर अक्सर चर्चा होती रही है, और जब भी कोई ज़मीनी स्तर पर उतर करके आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, चाहे देश का छात्र हो तो यूएपीए जैसे अहम मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और किसान अगर ज़मीन पर उतर करके अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है तो उसके ऊपर भी यही कानून लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम चल रहा है। मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल करने के लिए और सवाल उठाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज विजय पाटिल गोलसे साहब। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर, जो नीति सरकार की चल रही है, यूएपीए जैसे कानून को लेकर के किसानों के ऊपर यही कानून लगा करके जेल के पीछे डाला जा रहा है, और एनआरसी पर जब देश का छात्र सड़कों पर आया तो यही कानून लगा करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है। आखिरकार इस कानून के तहत आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश चल रही है सरकार की। अब दबाने की कोशिश तो चल रही है, हर एक को दबा रहे हैं, जो भी आवाज उठा रहा है उसको दबा ले रहे हैं, लेकिन हम इस विचारों को जड़ से विरोध करना चाहते हैं कि इसकी जड़ क्या है, ये ऐसी हिम्मत क्यों कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी नौकर आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, एलआईसी आंदोलन कर रही है, पेट्रोलियम के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यानी कौन आंदोलन नहीं कर रहा है, तो भी ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे उनकी सोच क्या है? तो मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि हम थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो हम हमेशा, भारत के लोग हमेशा गुलाम रहे हैं आर्यभट्ट ब्राह्मणों के, जिसको हम आज मनुवादी सोच कहते हैं, जिसको हम आज ब्राह्मण्यवाद कहते हैं, जिसको हम जहरीली संघी सोच कहते हैं। ये सोच ने हमारे देश को बर्बाद किया है। इन्होंने ना हमें कभी स्वतंत्र विचार करने की इजाज़त दी, हमें हमेशा स्वर्ग के लालच, नरक का डर दिखाया, हमेशा 33 करोड़ देव जो गॉड है वो हमारे सर पर बिठाए, और हमें कभी स्वतंत्र विचार करने का मौका ही नहीं मिला। तो हुआ क्या इसका परिणाम कि इतना अच्छा संविधान, दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और उसकी शुरुआत ही ऐसी है कि हम भारत के लोग, हम भारत को कैसे बनाना चाहते हैं, यानी हम भारत के मालिक हैं। लेकिन उनका कहना है हजारों सालों से कि तुम तो सिर्फ हमारे गुलाम हैं, हम आर्यभट्ट ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी या संघी सोच वाले ही भारत के मालिक हैं। आप तिलक पढ़िए, सावरकर पढ़िए, गोलवलकर पढ़िए, और इससे एक लफ्ज भी झूठ निकला तो मैं फिर मेरा मुंह नहीं खोलूंगा। तो उनका कहना है कि हम भारत में मालिक है और आप कौन है सब, तो आप सिर्फ 2 जून के रोटी का आपको अधिकार है और आप सब हमारे गुलाम हैं। इसी मानसिकता से वो हजारों साल राज कर रहे थे। हमें स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने विरोध किया। मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में न जाना ठीक है, मैं नहीं गया था, मैं जन्मा ही नहीं था, लेकिन इन्होंने विरोध किया, रिटर्न विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, अंबेडकर के पुतले जलाए, गांधी का खून किया। तो ये सब होने के बावजूद भी इनको लोगों ने पहचाना नहीं। वो बॉम्ब स्फोट करते रहे, मुसलमानों का नाम लेते रहे,
वो दंगे करते रहे, मुसलमानों का नाम लेते रहे। मैं खुद जानता हूं कि किसी मंदिर में मटन फेंकना, मंदिर के सामने गंदगी करना, ये उनके लोग करते हैं, नाम मुसलमानों का लेते हैं। तो देश को हमेशा अस्थिर रखना, ईश्वर के भरोसे रखना, वैसे थोड़े बहुत सभी धर्म के लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सभी धर्म के जो मालिक हैं, मौला मौलवी हो या फादर पादरी हो, सभी मनुवादी है, अपने अपने लोगों को मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो माहौल चल रहा है, तो मोदी ने सत्ता पर कैसे आया? मोदी बाबरी मस्जिद कौन गिराया? टीवी पे रामायण महाभारत किसने दिखाया? आप जो सीरीज घटना देखेंगे तो जो जो घटना घटी उसका फायदा सिर्फ मनुवादियों को हुआ। और मनुवादी ने रामायण दिखाया, महाभारत दिखाया, तो बाहर कर्फ्यू लगता था, सब लोग घर में बैठ के रामायण महाभारत देख रहे थे। तो मैंने तब बोला था, मैं जज था बम्बई हाईकोर्ट का, कि ये वर्ण व्यवस्था वापस लाने का प्रयास है। तो उन्होंने उसका परिणाम बाबरी मस्जिद गिराई, उसका परिणाम अहमदाबाद के दंगे हुए, उसका परिणाम मोदी सत्ता में आया, 18 बॉम्ब स्फोट करे, उनके पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी उसमें आरोपी है, तो भी उनको धक्का नहीं लगा। उसके बाद 2013 से मोदी ने जो देश के सामने झूठ बोलने का, मीडिया भी हाथ में लेने का प्रयास हुआ, और सब मनुवादी और मनीवादी ताकतें एक साथ आ गई। आरएसएस का प्रमुख एक भाई होता है तो आईबी का प्रमुख दूसरा भाई होता है, पुलिस का प्रमुख ससुर दामाद होता है तो आरएसएस का प्रमुख ससुर होता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में है, सभी ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, और आज तो लोक प्रतिनिधि नहीं, वो सब धन प्रतिनिधि है, और सब क्रिमिनल्स है, वो सब पार्लियामेंट में बैठे हैं। जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस है वो भी पार्लियामेंट में है। तो ऐसे हालत में हम किसानों का, दिहाड़ी मजदूरों का, सभी तरह के श्रमिकों का, या सभी जाति धर्म के गरीबों का सुनने के लिए कौन तैयार है? माहौल यहां तक आ गया है कि आज तुम कुछ भी करो, ईवीएम उनके साथ है, चुनाव आयोग उनके साथ है, और उच्चतम न्यायालय का उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वहां भी सब मनुवादी बैठे हैं। अपवाद एक दो छोड़ के सब मनुवादी है। 7 साल में सुप्रीम कोर्ट का काम देखेंगे तो लगता है कि इन्होंने काम करना ही छोड़ दिया है। कई हाईकोर्ट जजेस भी ऐसे हैं, और मैं खुद हाईकोर्ट जज था तो मेरे साथ बैठने वाला मनुवादी था। वो बोलता था, ये मुसलमान है ना, बहुत गुनहगार है, उनको सबक सिखाना चाहिए। मैंने कहा क्या सबक सिखा कर? तुम तो ईश्वर के बराबर हो, तो तुम्हें इस्लाम, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब सारखी चाहिए, इक्वल चाहिए। तो ये जो सोच है, लेकिन एक बात है, हम सब बटे हुए हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, हम मराठा है, ये है, तो हम बटे हुए हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जहरीली संगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ हो गया देश में, ज़्यादा नहीं, वो 1 करोड़ रात दिन तुमको बर्बाद करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और वो प्लानिंग में वो यशस्वी हो गए। 100 साल वो मेहनत करते रहे, और उन्होंने आज बरोबर देश को फिर से कब्जे में लिया है। जो पहले था स्वतंत्रता के पहले, वो अभी कब्जे में लिया है। और माध्यम है मोदी। मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी एक जहरीला विचार है, शाह एक जहरीला विचार है, व्यक्ति नहीं है। तो ये विचार हमको आज बर्बाद कर रहा है। आपकी सब कुदरती संपत्ति बेच दी है, आपकी सब पब्लिक सेक्टर बेच दिया है। अरे LIC बेची जो उनकी थी। मध्यम वर्ग जो बोल रहा था मोदी घर घर मोदी, जो मध्यम वर्ग बोल रहा था, उनको बोलो तुम सबको ठिकाने लगाया उन्होंने, क्योंकि उनको 1 करोड़ लोगों के सिवाय बाकी सब गुलाम लगते हैं, और वो उन्होंने कर दिया आज। तो ये जो आज की हालत है, ये आज के हालत के लिए उनकी तपस्या 100 साल की है। उन्होंने 100 साल काम किया, हम लोग सब 100 साल सो रहे हैं। तो अभी मैं आपके माध्यम से सभी धर्म के, जाति धर्म के गरीबों को विनती करता हूं, विशेषतः SC, ST, OBC, मुस्लिम, और पहले कहा जैसे सभी जाति धर्म के गरीबों को विनती करता हूं, जात धर्म पंथ प्रांत भाषा छोड़ो,
एक ही तुम्हारा विकास, और इसके लिए हमको साथ आके ये मोदी सरकार को यानी भाजपा को या जहरीली संघियों को विचारों से हमेशा के लिए खत्म करना है। मैं नहीं कहता मारामारी करनी है, हम अहिंसात्मक मार्ग से संविधान के दायरे में रास्ते पर आकर ये जहरीली विचारधारा को खत्म करेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग आप सुनने लगे हैं, आप हर क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है तो भी वो साथ नहीं आ रहे। मैं तो कहता हूं कि किसानों का आंदोलन सबसे ताकतवर आंदोलन है, दुनिया में इतना ताकतवर आंदोलन नहीं हुआ। और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई यदि गोडाउन अंबानी अदानी के होंगे और उनके गोडाउन में धान होगा तो तुम मध्यम वर्गीय हो या कोई भी हो, ब्राह्मण हो, तुमको क्या वो सस्ता धान देगा? धान तो वो देगा नहीं, आपको सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम किसानों के साथ जाना जरूरी है, और वो जाना है तो ये जाने के लिए हम सबको इस देश में सबको साथ लाना है। और यदि हम नहीं लाएंगे तो हमारे सब अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आज हम 2 जून की रोटी को भी महंगे हुए। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से, मैं तो सोशल मीडिया का आभार मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही आजकल समाज का प्रबोधन कर रहा है। उनकी ताकत बहुत कम है, उनके पास पैसे नहीं है। आप मेरे पास अभी आए तो किसके खर्चे चाहे मुझे मालूम है, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप जो काम कर रहे हैं उसका हम आपकी सराहना कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे सभी दुखों की जड़ मनुवाद और मनीवाद है, और मनीवादियों को हमको विचार से मुकाबला करना है। मनीवादियों के साथ हम तड़जोड़ कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन मनुवादियों के साथ नहीं, कारण उनका कहना है कि वो देश के मालिक है, हम सब गुलाम है, और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि सर हम लगातार देखते हैं कि मनुवाद जो है वो हावी होता जा रहा है, और जब ये अपने मुद्दों में घिरने लगते हैं तो हिंदू मुसलमान ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि आए दिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं इस्लाम धर्म के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। कोई भी उठ करके आता है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपशब्द कहता हुआ नजर आता है सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ कोई कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट अभी तक उनकी अर्जी को खारिज नहीं करा है, पेंडिंग में डाला हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को कि क्या इसे जानबूझकर के बढ़ावा देकर के अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? मैं बड़े हिम्मत के साथ, जवाबदारी के साथ कई बार कहते आया हूं कि जानबूझकर सभी संवैधानिक संस्थाएं जिन पर सांप जैसा कब्जा कर बैठे मनुवादी है, उन्होंने तय किया है मोदी शाह कुछ भी करेंगे तो उनको विरोध नहीं करेंगे। देखो, उनका कहना है पठानकोट हुआ, पठानकोट हो ही नहीं सकता जहां चिट्ठी नहीं जा सकती गवर्नमेंट के बिना, गवर्नमेंट की मदद के बिना। उरी हुआ, उरी में तो उनके आतंकवादी पुलिस स्टेशन में थे, उनको सिर्फ घेराव करके, उनको खाना पानी बंद करके, उनके पास कितनी गोलियां होगी, उनको अरेस्ट करके ट्रायल कर सकते थे, इनको करनी नहीं। पुलवामा में तो आरोपी पकड़े हुए, उनकी ट्रायल नहीं हुई और बालाकोट कर दिया। तो ये हर दिन जुमला सोच रहे। अभी भी नक्सलाइट ने लोगों को मारा बोलते हैं, तो ये नक्सलाइट क्यों अभी आए बीच में? बंगाल का इलेक्शन है, मोदी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्यों गया? बांग्लादेश में बंगाल का इलेक्शन है। तो ये जो सब हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये उनका जुमला है, और ये जुमला हम सब लोगों ने समझना चाहिए। आपके माध्यम से वो घर घर ले जाना चाहिए। सर, इसी के साथ मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब CNRC के लिए सड़कों पर लोग थे तो जामिया पर गोलियां चलाई गईं, शाहीन बाग पर गोलियां चलाई गईं, और अभी जब किसान आंदोलन बड़ी तेज़ी से चल रहा है तो आए दिन कभी सिंधु बॉर्डर पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, कोई भी आता है सरफिरा गोलियां चला करके चला जाता है। और यही किसानों के जो नेता राकेश टिकैत कहीं जाते हैं तो उनकी गाड़ियों पर भी गोलियों की बरसात कर दी जाती है। क्या गोलियों से डरा करके इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी मोदी सरकार द्वारा है? तो यही तो मैं आपके माध्यम से सभी को मैसेज दे रहा हूं कि हम लड़ेंगे नहीं, हम घर में बैठेंगे तो सड़कें मरने वाले हैं कि नहीं? तो हम सड़क पर जाके अहिंसात्मक मार्ग से
संविधान के दायरे में लड़ेंगे तो जीतेंगे, हमारी संख्या है। और ये क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा मनवादी उनका है। तो आप कहाँ जाएंगे? जुडिशरी आपकी नहीं, पुलिस आपकी नहीं, मिलिट्री आपकी नहीं, सीबीआई आपकी नहीं, आईबी आपकी नहीं, तो आप दाद कहाँ मांगेंगे? तो आपको एक ही चाह रहा है कि हम सब संगठित होकर काम करें। एमएसपी का मुद्दा बोलते हैं कि एमएसपी से इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। एक एनजीओ ने, कर्नाटक के एनजीओ ने हिसाब लगाया, यदि एमएसपी देता है सरकार, क्योंकि सब तो सरकार परचेस करता है, लेकिन घाटा कहाँ आता है? सिर्फ धान में, क्योंकि धान उसको अन्न सुरक्षा कानून के तहत बांटना पड़ता है, सस्ते में देना पड़ता है। जब सरकार ऑयल सीड्स परचेस करती है तो व्यापारी उसको लेता है, कपास खरीदती है तो व्यापारी उसको लेता है, यानी सरकार भी उसमें मुनाफा कमा सकता है यदि एमएसपी करी। और एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन कमीशन का C2 फॉर्मूला है, उसके तहत देना चाहिए। आज जो एमएसपी देते हैं वो झूठ है। उन्होंने 600 रुपये टन का गेहूं का भाव बढ़ाया, लेकिन किया क्या? तो उसका जो इनपुट है वो 60% बढ़ाया। तो 600 रुपये बढ़ाए, लेकिन 60% तो तुमने इनपुट बढ़ाया, तो उसको किसानों को क्या मिला? तो किसानों को C2 फॉर्मूला ऐसा है कि उसकी ज़मीन, उसके श्रम, उसने दिया हुआ इनपुट, उसने किया हुआ खर्च, उसके ऊपर 1.5%, यानी उसके ऊपर 50%, ये फार्मूला सरकार दे सकती है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख करोड़ का बोझा बढ़ेगा, लेकिन 7 साल में मेरे पास सब आंकड़े हैं। किसी के साथ भी मैं, अर्थ मंत्री के साथ भी मैं चर्चा करने को तैयार हूँ कि हमारा बजट 60 लाख करोड़ का हो सकता है, जो आज सिर्फ 34 लाख करोड़ का है। क्यों? आपने कारपोरेट टैक्स दुनिया में हमारा सबसे कम है। सभी हमने लोगों को ब्याज माफ किया, कर्ज माफ किया, टैक्स माफ किया। जो जो बेनिफिट दे सकते हैं वो सिर्फ हम दो, हमारे दो को दे रहे हैं। हमारी सब कुदरती संपत्ति उनको बेची है। कुदरती संपत्ति का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम बालू नदी से उठाते हैं। तहसीलदार को 50 रुपए का चलन दिया कि हम 10 गाड़ियां बालू उठाते हैं। एक बालू की कीमत बाजार में 1 लाख रुपए है, ज़्यादा है। तो 50 रुपए कहा, 1 लाख रुपए कहा। तो ये जो हो रहा है, ये हर कोयले में हो रहा है, गोल्ड में हो रहा है, सौर ऊर्जा में हो रहा है, पानी में हो रहा है, हवा में, जो जो हम बेच रहे हैं उसमें हम कुदरती संपत्ति, मिट्टी मॉल से भाव से बेच रहे हैं। तो हमारे पास मुबलक संपत्ति, बहुत संपत्ति है, पैसे बहुत है, लेकिन हमको संगीत सोच, जहरीली सोच को बार बार याद रखना होगा कि वो हमको देना नहीं चाहते। वो सेठ जी और भटजी जी जिनको कहते हैं, वो मिलके देश को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए आपने जो अभी कहा कि ये नक्सलाइट का हमला है, ये हमला है, ये हमले सब करवाए जाते हैं। आतंकवादी हमले भी करवाए जाते हैं। अभी एक एक बाहर आएगा जब मोदी सत्ता से जाएगा तो, लेकिन मोदी सत्ता से जाने के लिए इतना आसान काम नहीं। हम सब लोगों ने जाति धर्म छोड़ के, सब गरीबों को साथ लेके ईवीएम हटाने का भी आंदोलन करना चाहिए। अभी ये सभी जो इलेक्शन चले हैं, मैं सभी मतदारों को विनती करता हूं कि पहले आप वोटिंग करो, बाद में हम इलेक्शन देखेंगे, हम लड़ेंगे ईवीएम के खिलाफ। और आज आपके माध्यम से सभी को मैं विनती कर रहा हूँ कि ना धर्म आपको रोटी देगा, ना ईश्वर आपको रोटी देगा, ना अल्लाह आपको रोटी देगा, ना यीशु आपको रोटी देगा। आपको 2 समय की रोटी के लिए साथ आना होगा, देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। जय भारत।